हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे हिंदुस्तान संपादकीय 9 दिसंबर 2025 का डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यहाँ आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक विदाउट स्पेस, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लिखेंगे इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। डिक्टेशन लिखने से पहले इसकी आउटलाइनों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें थोड़े अटपटे और हार्ड वर्ड हैं। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। दुनिया के सबसे धनी उद्यमी एलन मस्क ने हाल ही में यह भविष्यवाणी की है कि अगले 10 वर्षों के भीतर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। जाहिर है यह बेहद चिंता की बात है और स्वाभाविक ही इस पर ज़बरदस्त बहस भी शुरू हो गई है। मस्क के इस बयान से एक बुनियादी सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हथियारों की बिक्री में जो भारी उछाल आई है, कहीं वह दुनिया को एक भयानक युद्ध की ओर तो नहीं ले जा रही। दरअसल यह सवाल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक डाटा से पैदा हुआ है। इस डाटा के मुताबिक संसार की शीर्ष 100 हथियार कंपनियों द्वारा हथियारों व सैन्य उपकरणों की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व में 5.9% की वृद्धि हुई है और यह राशि 670 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। हथियारों की बिक्री से होने वाली यह कमाई बिक्री में रुकावटों, महंगाई और औद्योगिक मंदी के बावजूद हुई है। हथियारों की बिक्री का आलम यह है कि साल 2024 में दुनिया की शीर्ष 100 हथियार कंपनियों में शामिल अमेरिका की 43 कंपनियों का कुल राजस्व 3.8% बढ़कर 334 अरब डॉलर हो गया। इनमें लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रुममन और जनरल डायनेमिक्स आदि शामिल हैं। रूस को छोड़ दें तो शेष यूरोप की 26 हथियार कंपनियों में से 23 ने हथियारों के राजस्व में 13% की बढ़ोतरी दर्ज की और उनका राजस्व 151 अरब डॉलर पहुंच गया। हथियारों की बिक्री असल में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के साथ
नाटो देशों को कथित धमकी और हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत तमाम संघर्षरत देशों के कारण बढ़ी है। केवल एशिया और ओशिनिया ने 2024 में शीर्ष 100 कंपनियों से हथियारों की कम खरीद की। इनकी खरीदारी साल 2023 की तुलना में 1.2% घटकर 130 अरब डॉलर रही। शीर्ष की 2 रूसी कंपनियों रोस्टेक और यूनाइटेड शिपबिल्डिंग कॉरपोरेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण कलपुर्जों की कमी के बावजूद 23% की वृद्धि करके अपने संयुक्त राजस्व को 31.2 अरब डॉलर कर लिया। जापानी और दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने यूरोप और अपनी घरेलू मांगों की वजह से बढ़त को जारी रखा है। शीर्ष में शामिल जापान की 5 कंपनियों ने अपना राजस्व बढ़ाकर 13.3 अरब डॉलर और दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने 14.1 अरब डॉलर कर लिया है। इसी तरह पश्चिम एशिया की कंपनियों का कुल राजस्व 31 अरब डॉलर रहा। वहीं 3 इजरायली कंपनियों ने 16.2 अरब डॉलर का राजस्व कमाया। इनमें 3 भारतीय कंपनियों ने पहली बार घरेलू मांग की वजह से अपने कुल हथियार राजस्व को 8.2% बढ़ाकर 7.5 अरब डॉलर कर लिया। साफ है, दुनिया भर की सरकारें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में ज़्यादा हथियार खरीद रही हैं। वे अपने खत्म हो चुके हथियार भंडार को फिर से भर रही हैं और आपातकालीन तैयारी के तौर पर ऐसी खरीदी कर रही हैं जिनके बारे में हाल तक सोचा भी नहीं गया था। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध ने तोप के गोलों, ड्रोन, प्रिसीजन मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की भारी मांग पैदा कर दी है। गाजा पर इजरायली हमलों ने भी अनावश्यक हथियारों व युद्धक सामानों की मांग बढ़ा दी है। साउथ चाइना सी और ताइवान जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव की वजह से जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, पनडुब्बियां और अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। इतिहास पर गौर करें तो हथियार जमा करने की प्रवृत्ति बड़े संघर्षों से पहले दिखी है, अर्थात 1914 से पहले, फिर 1930 के दशक में और शीत युद्ध के अंतिम दौर में। मस्क की भविष्यवाणी इसी आलोक में लगती है। हो भी क्यों न, जब बड़ी ताकतें एक ही समय में अपनी अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण करती हैं, तो गलत अंदाज़ा लगाया जाना स्वाभाविक है। हालांकि हथियारों की बिक्री में बढ़ोतरी तीसरे विश्व युद्ध की
उल्टी गिनती का संकेत नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा अंतर इरादे में है। इस समय हो रही ज़्यादातर हथियार खरीद रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं। यूरोपीय देश रूस के साथ युद्ध शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि मॉस्को को किसी भी गलत कदम से रोकने के लिए हथियार खरीद रहे हैं। इसी तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश चीन से युद्ध नहीं चाहते, बल्कि बीजिंग को ताइवान या साउथ चाइना सी में एक तरफा कार्रवाई से रोकना चाहते हैं। इसके अलावा परमाणु हथियार बड़ी ताकतों के लिए लड़ाई रोकने का बड़ा जरिया बना हुआ है। यह सही है कि इससे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। जब पारंपरिक लड़ाइयाँ बढ़ेंगी तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका भी बनी रहेगी। यूक्रेन, रूस और गाजा हमास की लड़ाइयाँ में कूटनीति बहुत कारगर साबित नहीं हो पा रही है और छद्म संघर्षों का खतरा बना हुआ है। ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, लंबी दूरी के मारक हथियार और AI इनेबल्ड सर्विलेंस जैसी अत्याधुनिक हथियारों का तेजी से इस्तेमाल खतरे को गंभीर बनाता है। रक्षा उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है और सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे विकसित किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि देश किसी लड़ाई की चेतावनी मिलते ही तुरंत कार्रवाई कर सकने में सक्षम हों। संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं के कमज़ोर पड़ने के साथ बड़ी ताकतों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने बहुपक्षीय कूटनीति में एक बिखराव पैदा किया है, जिससे संघर्ष को टालने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसे में हथियारों की बिक्री में तेजी से खतरा तो बढ़ा है, मगर इससे जंग छिड़ जाए यह जरूरी नहीं है। विभिन्न देशों द्वारा हथियारों की खरीद आसन्न खतरे से बचने, आधुनिकीकरण और अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए है। असल खतरा किसी एक देश से नहीं, बल्कि कई देशों के एक साथ फिर से हथियार जमा करने में है। एक ऐसी दुनिया में जहां भरोसा कम हो रहा है और संकट कूटनीतिक संवाद के दायरे से बड़े होते जा रहे हैं। पहले से ज़्यादा असरदार संकट प्रबंधन की ज़रूरत है। ऐसे में मस्क की भविष्यवाणी को एक संकेत के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि कई तरह की अवांछित गतिविधियों के साथ बिगड़ते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में हथियारों का निर्माण तेजी से हो रहा है। हथियारों की बिक्री में बढ़ोतरी गहरी भू राजनीतिक उथल पुथल और बदलते शक्ति संतुलन का लक्षण है। भविष्य के विश्व युद्ध का फैसला न सिर्फ बनाए जा रहे हथियारों और हार्डवेयर से होगा, बल्कि उस समय के नेताओं के फैसलों पर भी निर्भर करेगा। स्टॉप।